एवरीवन, आज के इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं न्यूक्लिक एसिड और न्यूक्लियोटाइड्स की मेटाबॉलिज्म। न्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए आरएनए की कंपोजिशन पढ़ेंगे, उनकी स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। और न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म के नाम पे हम बात करेंगे न्यूक्लियोटाइड बायोसिंथेसिस, प्यूरिन कैसे बनता है, पिरिमिडीन कैसे बनता है, और जब ये टूटते हैं तो इनके जो ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स हैं वो कौन कौन से होते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं बेसिक इंट्रो के साथ में। अब एक तो आपको ना ये सारी स्ट्रक्चर्स एक बार समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। टॉपिक समझना है तो स्ट्रक्चर थोड़ी याद रहनी चाहिए। हालांकि ऐसा नहीं है कि आपको एकदम से केमिस्ट्री के हिसाब से सारी स्ट्रक्चर रटनी है, पर अगर सामने आ जाए तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो पता होनी चाहिए। न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं? हमें पता है कि न्यूक्लियोटाइड्स नाइट्रोजन बेस प्लस राइबोज शुगर प्लस फॉस्फेट, इन तीनों को कहते हैं। राइबोज शुगर की जगह डीऑक्सी राइबोज शुगर भी हो सकती है जो डीएनए के अंदर पाई जाएगी, या राइबोज शुगर भी हो सकती है। न्यूक्लियोटाइड्स मोनोमर्स होते हैं न्यूक्लिक एसिड के, मोनोमर्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, यानी डीएनए और आरएनए के मोनोमर होते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़ते जाते हैं तो उससे पॉलीमर बनता है न्यूक्लिक एसिड। अगर सेल के अंदर बात करें तो सेल में टोटल 8 वेराइटीज पाई जाती है, 8 वेराइटीज। और इन 8 वेराइटीज में से जो मोस्ट कॉमन है वो अपने एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरेसिल होते हैं। इनमें जो 8 में मोस्ट कॉमन है वो 5 है। एडेनिन एंड ग्वानिन प्यूरिन में आ जाएंगे, और थाइमिन, यूरेसिल एंड साइटोसिन ये पिरिमिडीन में आ जाएंगे। इतनी बात आपको इन जनरल पता है और रहनी भी चाहिए। फिर आगे की देखिए कहानी। आगे यदि हम प्यूरिन एंड पिरिमिडीन की बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें तो इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो प्लेनर होती है। प्लेनर का मतलब चपटी होती है। एरोमेटिक रिंग लाइक है, हेट्रोसाइक्लिक है, मतलब इस साइकिल के अंदर कार्बन भी है, नाइट्रोजन भी है, तो ये हेट्रोसाइक्लिक होती है। फिर यदि आपको डीएनए रेप्लिकेशन समझना है तो आपको ये नंबरिंग भी याद करनी पड़ेगी। आप एक बार ध्यान से देखिए प्यूरिन एंड पिरिमिडीन में, और जो बेसिक बातें मैं बता रहा हूं उनको आप सुनते जाइए, उनको आप याद रखिएगा। क्या क्या आपको चीजें याद रखनी है इसके बारे में देखिए। सबसे पहले तो प्यूरिन में 2 रिंग होती है, पिरिमिडीन में सिंगल रिंग होती है। प्यूरिन के अंदर आपको जो नाइट्रोजन है वो फर्स्ट पोजीशन से याद करना है और एंटी क्लॉकवाइज जाना है इस रिंग के अंदर नंबरिंग के लिए। 1, उसके बाद में 2, 3, 4, 5, 6। जो दूसरी रिंग है उसमें क्लॉकवाइज जाना है 7, 8, 9 ऐसे। पिरिमिडीन के अंदर ये नंबरिंग करनी है क्लॉकवाइज, इस तरीके से। तो पहले तो आपको नंबरिंग का थोड़ा सा आइडिया रहे तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आगे की चीजें हैं वो बेसिक बेसिक सी समझ में आ जाएगी। देन उसके बाद में प्यूरिन्स एंड पिरिमिडीन्स की एक बार स्ट्रक्चर देखो, आपको खुद को समझ में आएगा काफी सारी चीजें। यदि आप दोनों प्यूरिन्स की बात करो, एडेनिन एंड ग्वानिन की, तो दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलैरिटी है? भाई दोनों प्यूरिन है तो ये तो सबसे बड़ी सिमिलैरिटी हो ही गई। डिफरेंस कहाँ आएगा? डिफरेंस आएगा इस पोजीशन के ऊपर। ये जो 6th कार्बन है उस 6th कार्बन के ऊपर एमिनो ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो वो एडेनिन होती है। ए फॉर एमिनो, ए फॉर एडेनिन, ऐसे याद करो। और यदि 6th पोजीशन पे कीटो ग्रुप लगा हुआ है तो ये ग्वानिन होती है। तो ग्वानिन एक कीटो प्यूरिन है,
और एडेनिन है वो एक एमिनो प्यूरिन है। 6th नंबर का जो कार्बन है उसी का डिफरेंस है सारा का सारा। अब पिरिमिडीन के ऊपर आओ। पिरिमिडीन के अंदर आपको एक चीज जो कॉमन देखने को मिल रही है वो क्या है, वो है ये 2nd नंबर का जो कार्बन, 2nd नंबर के कार्बन पे कीटो ग्रुप है। अब इसके बेसिस पे तो डिफरेंस नहीं हुआ, आपको फिर से याद क्या करना है, साइटोसिन। साइटोसिन में जो 4th कार्बन रहेगा यानी कि जो टॉप वाला कार्बन है उस कार्बन पर एमिनो ग्रुप है, यानी साइटोसिन है वो भी एक एमिनो नाइट्रोजन बेस है या एमिनो पिरिमिडीन है, और ये भी एडेनिन भी एमिनो पिरिमिडीन है, प्यूरिन है सॉरी। तो ए सी ये एमिनो है। थाइमिन एंड यूरेसिल दोनों के दोनों कीटो हैं। ये दोनों कीटो हैं और इनमें भी बेसिक डिफरेंस क्या है, बेसिक डिफरेंस है 5th नंबर के पोजीशन के ऊपर। 5th पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ होता है तो वो थाइमिन होता है, और मिथाइल ग्रुप नहीं होता है तो यूरेसिल होता है। इसलिए थाइमिन का दूसरा भी नाम है, इसे कहते हैं 5 मिथाइल यूरेसिल। 5 पोजीशन के ऊपर मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है और बाकी पूरी स्ट्रक्चर यूरेसिल के साथ में मैच कर रही है, तो ये 5 मिथाइल यूरेसिल कहलाता है। ये एक बार बेसिक सी स्ट्रक्चर्स हैं, आपको एक बार लर्न करनी ही पड़ेगी क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ोगे, बहुत काम की है ये। देन नेक्स्ट देखो, दोनों न्यूक्लिक एसिड आरएनए हो या डीएनए हो, दोनों में से कौन से में क्या शुगर पाई जाती है, एक है राइबोज एक है डीऑक्सीराइबोज। इस शुगर के अंदर खास बात और याद करने वाली बात बताता हूं मैं। देखो ये शुगर 5 मेंबर की शुगर है। इसका ये फर्स्ट कार्बन है, इसको 1 प्राइम कार्बन बोलते हैं। सेकंड कार्बन को 2nd प्राइम, 3rd प्राइम, 4 प्राइम एंड 5th प्राइम। पांचवा कार्बन रिंग का पार्ट नहीं है, पांचवा कार्बन रिंग का पार्ट नहीं है। 4th कार्बन पे जो OH ग्रुप था उस OH का ऑक्सीजन फर्स्ट कार्बन के साथ में अटैच होकर रिंग बना रहा है, तो पांचवा कार्बन तो बाहर है। रिंग के अंदर कोई भी OH नहीं है, अंदर की साइड डायग्राम याद करने के बेसिस पे बता रहा हूं मैं। देखो रिंग के अंदर यहां पर भी H है, यहां पर भी H है, OH रिंग के अंदर नहीं आना चाहिए। फिर जो मेन डिफरेंस होता है राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज के अंदर, वो बेसिकली क्या है, ये बेसिक डिफरेंस क्या है, बेसिक डिफरेंस है 2nd नंबर के कार्बन का ये OH, OH में भी ये ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन होने के कारण ये जो राइबोज शुगर है ये रिएक्टिव बन जाती है। कभी कभी यहां से ऑक्सीजन हाइड्रोजन हट जाता है और हाइड्रोजन हटने से ये ऑक्सीजन O नेगेटिव बन जाती है, और O नेगेटिव बन के ये खुद के ही फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के ऊपर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करती है, जिसके कारण आरएनए कम स्टेबल है। तो इसका एक उपाय क्या निकाला नेचर ने, डीऑक्सीराइबोज शुगर बनाई जिसके अंदर 2nd कार्बन पे OH नहीं है, केवल H है, इसलिए ये डीएनए ज्यादा स्टेबल होता है। बाकी बातें अपन बाद में करेंगे, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर प्रॉपर तरीके से मैं डीएनए की स्ट्रक्चर वगैरह सब बताने वाला हूं आपको। एक बार के लिए आप यहां इतना ही याद करें। तो 2 टाइप की शुगर होती है पेंटोज शुगर, या तो राइबोज शुगर होती है या डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है। राइबोज शुगर के 2nd कार्बन के ऊपर OH ग्रुप होता है और डीऑक्सी में नहीं होता। अब एक और चीज यहां पे याद करने वाली, कभी भी यदि कोई न्यूक्लियोटाइड सेल के अंदर फ्री फॉर्म में है तो न्यूक्लियोटाइड के फॉस्फेट के कारण उस पे नेगेटिव चार्ज रहता है। फ्री न्यूक्लियोटाइड रहेगा तो उसका जो फॉस्फेट है, चाहे वो मोनोफॉस्फेट हो या डाईफॉस्फेट हो या ट्राईफॉस्फेट हो, जैसे AMP है, ADP है या ATP है, तो वो नेगेटिवली चार्ज रहता है, इसलिए वो किसी के साथ रिएक्ट कर सकता है। वो किसी के भी साथ में रिएक्शन ना करे, इसके लिए क्या किया जाता है,
इसके लिए मैग्नीशियम आयन हमेशा उस फ्री न्यूक्लियोटाइड से जुड़ा रहता है। तो मैग्नीशियम आयन है वो न्यूक्लियोटाइड के साथ में हमेशा रहेगा। नेक्स्ट आ जाओ, ये जो न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोसाइड्स और ये नाइट्रोजन बेस है, इनके नाम क्या क्या होते हैं, मतलब इनको किस तरीके से डेजिग्नेट करना चाहिए। ये टेबल आपको याद करने की जरूरत नहीं है, पर हाँ ये थोड़े से नाम आपको याद रहे तो अच्छा रहता है समझने के पर्पज से। फॉर एग्जाम्पल, यदि एडेनिन की बात करें, एडेनिन तो नाइट्रोजन बेस होगा तो उसे एडेनिन कहेंगे, लेकिन नाइट्रोजन बेस के साथ यदि शुगर जुड़ जाए यानी वो न्यूक्लियोसाइड बन जाए तो एडेनिन को बोलते हैं एडिनोसिन। और यदि इस पे फॉस्फेट भी जुड़ जाए तो इसे बोलते हैं एडिनाइलिक एसिड या इसे बोलेंगे एडिनाइलेट। तो कब एडिनिन बोलना है, कब एडिनोसिन बोलना है और कब एडिनाइलेट या एडिनाइलिक एसिड बोलना है, समझ में आया। सिंपल बेस हुआ तो एडेनिन, अगर शुगर जुड़ी है यानी राइबोसाइड है, सॉरी न्यूक्लियोसाइड है तो एडिनोसिन, और न्यूक्लियोटाइड है तो एडिनाइलेट हो जाएगा। वैसे ही यदि ग्वानिन की बात करें तो सिंपल नाइट्रोजन बेस हुआ तो ग्वानिन हुआ, यदि न्यूक्लियोसाइड बन गया, शुगर जुड़ गई तो ग्वानोसिन, और अगर फॉस्फेट भी जुड़ गया ग्वानिलिक एसिड या ग्वानिलेट भी बोल सकते हो आप इसको। थर्ड आ जाओ साइटोसिन, साइटोसिन नॉर्मल बेस है तो साइटोसिन, न्यूक्लियोसाइड है तो साइटिडिन, और यदि टाइड है तो साइटिडाइलिक एसिड या साइटिडाइलेट बोल देंगे इसको। यूरेसिल को यूरिडिन और यूरिडाइलिक एसिड या यूरिडाइलेट बोल देते हैं, और थाइमीन को थाइमीन या डीऑक्सीथाइमिडीन या फिर डीऑक्सीथाइमिडाइलिक एसिड, क्योंकि थाइमीन केवल कहाँ पाया जाता है, डीएनए के अंदर, इसलिए इसके आगे डीऑक्सी लगा के ही बात करनी पड़ेगी। बाकी साइटोस यूरेसिल है वो केवल आरएनए में होता है। जो तीन बच गए एडेनिन, ग्वानिन एंड ये साइटोसिन, ये ऑक्सी और डीऑक्सी दोनों टाइप के हो सकते हैं क्योंकि ये आरएनए में भी पाए जाते हैं और ये पाए जाते हैं अपने डीएनए के अंदर भी। तो ये हो गया अपने पास में इनके नामकरण के बारे में। अब मैं बताता हूं आपको एक बहुत सिंपल, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत कंफ्यूजिंग सा कॉन्सेप्ट, शुगर पकरिंग। पकरिंग का मतलब क्या होता है, अगर आपको पकड़ का मतलब समझ में आया तो आगे की चीजें समझ में आएगी। एक बार आप जो लिखा है स्क्रीन पे उसे पढ़ने की कोशिश ना करें, जो मैं बोल रहा हूं उसे सुने, मैं आपको सारा समझाऊंगा यहाँ पे। पकरिंग का मतलब होता है सिकुड़ना, सिकुड़ना। इसका मतलब जब कभी भी कोई न्यूक्लियोटाइड होगा तो उस न्यूक्लियोटाइड में जो शुगर होगी वो शुगर सेल के अंदर जब पैक होगी तो थोड़ी सिकुड़ जाएगी। अब उसके सिकुड़ने से क्या होगा, मतलब कौन सी पॉसिबिलिटीज होगी वो यहां पे हमको समझनी है। शुगर भी तो एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, 5 कार्बन की, सॉरी 5 मेंबर की रिंग है, 5 कार्बन नहीं 5 मेंबर की इस तरीके की रिंग है। पांचवा जो कार्बन है वो यहाँ पे है बाहर की तरफ निकला हुआ। अब मैं आपको एक सिंपल एग्जाम्पल के साथ समझाने की कोशिश करता हूं, एक बार के लिए आप इसे छोड़े और जो मैं बता रहा हूं वो उस पर ध्यान दें। तो एक कागज का टुकड़ा है, अभी थोड़ा ये मुड़ गया है लेकिन एक बार समझो एकदम फ्लैट बढ़िया सा कागज का टुकड़ा है, ठीक है। इस कागज के टुकड़े के 4 एंड्स है, 1, 2, 3, 4, 4 कॉर्नर है। यदि मैं इसको ऐसे रखूं तो इसके जो चारों कॉर्नर है वो एक ही लेवल में है क्योंकि ये एकदम से फ्लैट है, और आपको एक बार यही मानना है कि ये पूरा का पूरा अच्छे से फ्लैट है। अगर मैं इसको चारों को एक साथ रखूं, मतलब इसको पूरे स्ट्रक्चर को ऐसे रखूं तो चारों कॉर्नर इसके एकदम फ्लैट हो गए। अब क्या करते हैं कि जब ये सिकुड़ेगा तो इसका एक कॉर्नर थोड़ा सा ऊपर की तरफ आ जाएगा। देखो ये ऊपर बेंड हो गया, होपफुली आपको ऐसे थोड़ा सा ये दिखाई दे रहा है ना। तो इससे क्या हुआ कि जो 4 कॉर्नर थे, इस 4 कॉर्नर में से, साफ नहीं दिख रहा ये, अभी थोड़ा दिखा ना, हाँ,
4 कॉर्नर में से 3 कॉर्नर तो अभी भी इसके एक प्लेन में है, लेकिन एक कॉर्नर थोड़ा सा ऊपर उठ गया ना, इसी को कहते हैं सिकुड़ना। शुगर के सेंस में बता रहा हूं। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, आराम से समझ में आ जाएगा। शुगर की जो रिंग है उसमें 5 कार्बन है, C1 C2 C3 C4 C5। 5 में से 4 कार्बन हमेशा एक प्लेन में रहते हैं, और कोई एक कार्बन होगा, वो भी या तो सेकंड या थर्ड कार्बन, वो या तो प्लेन में रहेगा या थोड़ा सा सिकुड़ के दूसरी तरफ चला जाएगा विथ रेस्पेक्ट ऑफ 5th कार्बन। वापस आराम से सुनो। देखो, ऐसे समझो कि ये उंगलियां हैं और मेरा हाथ है, और ये उंगलियां जो है भी एक प्लेन में है, फ्लैट है। ये मान लो 5th नंबर का कार्बन है, 5th। इसको नहीं छेड़ना, पहले को नहीं छेड़ना, और दूसरे तीसरे चौथे को नहीं छेड़ना। यानी 1 2 और 4 ये तो एकदम से एक सीध में रहने चाहिए। अब कभी कभी तो क्या होता है, जो सेकंड कार्बन है ना, वो सेकंड कार्बन थोड़ा सा मुड़ जाता है, या कभी कभी थर्ड कार्बन मुड़ जाता है। इसको कहते हैं शुगर पकरिंग। अब पढ़ते हैं अपन आराम से। राइबोफ्यूरानोज रिंग, यानी राइबोज शुगर की 5 मेंबर वाली रिंग 4 डिफरेंट पकड़ कन्फर्मेशन में हो सकती है। कैसे हो सकती है? देखो, इन ऑल केसेस, सभी केसेस के अंदर 5 में से 4 एटम होते हैं वो सिंगल प्लेन में रहते हैं, और एक कार्बन या तो सेकंड प्राइम वाला या थर्ड प्राइम वाला, वो या तो प्लेन में रहता है, तब तो इसको एंडो बोलेंगे, एंडो पकरिंग। और अगर ये अपोजिट चला गया तो इसको एक्सो पकरिंग बोलते हैं विथ रेस्पेक्ट टू 5th कार्बन, 5वें के रेस्पेक्ट में। अब जैसे आपके सामने ये डायग्राम बना है, पहला डायग्राम देखो। इस पहले डायग्राम के अंदर ये जो C2 कार्बन है, ये कार्बन 5वें के रेस्पेक्ट में एक ही प्लेन के अंदर है, इसलिए इसको बोलते हैं एंडो। और अगर ये यहां चला जाए, जिसको देखो डैश लाइन में थोड़ा हल्का सा दिखा रखा है, ये अब 5वें के साथ एक प्लेन के अंदर नहीं है, मतलब इस 5वें कार्बन का प्लेन ऐसे जा रहा है, तो ये प्लेन के बाहर आ गया ना, ये यहां पर, तो इसको एक्सो बोल देंगे। ये सेकंड के साथ भी हो सकता है या थर्ड के साथ भी हो सकता है। यदि 5वें के साथ ये एक प्लेन में रहता है तब तो ये एंडो है, और अगर ये प्लेन से बाहर है तो ये एक्सो है। अब ये एडेनिन के साथ भी होता है, ग्वानिन के साथ भी होता है, साइटोसिन, ये तो शुगर के साथ हो रहा है ना, तो शुगर तो हर जगह है, मतलब सारे न्यूक्लियोटाइड्स न्यूक्लियोसाइड्स में है, तो सबके साथ ऐसा होता है। शुगर पकरिंग समझ में आई क्या होती है? जब न्यूक्लियोटाइड सिकुड़ते हैं तो उसका सेकंड या थर्ड कार्बन शुगर का या तो प्लेन में रहेगा 5वें के साथ, या नहीं रहेगा, रहेगा तो एंडो, नहीं रहेगा तो एक्सो। बस ये हो गई शुगर पकरिंग की कहानी अपनी, सिंपल। अब न्यूक्लियोटाइड की कन्फर्मेशन देखो, 2 तरीके की कन्फर्मेशन है, सिन एंटी। नाइट्रोजन बेस की कन्फर्मेशन न्यूक्लियोटाइड के अंदर क्या होती है, ये सबके लिए सही, मतलब सब पे लागू होगी। यहां एग्जांपल अपन इतने ही ले रहे हैं। कैसे? देखो, एडिनोसिन और ग्वानिन, इनमें सिन और एंटी 2 प्रकार के पाए जाते हैं, और जो पिरिमिडीन होते हैं वो केवल एंटी प्रकार के पाए जाते हैं। क्या मतलब है इसका? जब नाइट्रोजन बेस शुगर के ऊपर की साइड में हो तो इसे कहते हैं सिन। सिन का मतलब साथ साथ, यानी कि नाइट्रोजन बेस की डायरेक्शन है वो शुगर के डायरेक्शन पे है, शुगर के ऊपर है। और ये जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड यदि घूम जाए तो अब देखो, शुगर के ऊपर की जगह खाली हो गई और ये थोड़ा साइड में शिफ्ट हो गया, इधर की तरफ शिफ्ट हो गया। ये मतलब एक झंडा है, उस झंडे को कभी ऐसे कर दो कभी ऐसे कर दो। एंटी का मतलब जब शुगर के बाहर की तरफ नाइट्रोजन बेस चला जाए, और सिन का मतलब जब घूम के ऊपर की तरफ आ जाए। जो पिरिमिडीन होते हैं इनके अंदर हमेशा एंटी कंडीशन ही पाई जाती है। जो नाइट्रोजन बेस होगा वो शुगर के बाहर की तरफ होगा, इसलिए यहां तो केवल एंटी कंडीशन ही पाई जाती है। ये इतनी सी चीज और याद रखना। जब मैं आपको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ाऊंगा
तो मैं आपको टाइप्स ऑफ डीएनए बताऊंगा, ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, जेड डीएनए। मैं यहां इसलिए नहीं बता रहा कि वहां थोड़ा अच्छे से मैं कनेक्ट कर पाऊंगा। ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए और जेड डीएनए के अंदर शुगर पकरिंग कौन सी पाई जाती है? C2 पाई जाती है कि C3 पाई जाती है? पिरिमिडीन के लिए कौन सी है, प्यूरिन के लिए कौन सी है? और साथ ही साथ इनके न्यूक्लियोटाइड्स में नाइट्रोजन बेस की कंडीशन क्या है, सिन है कि एंटी है? ये सारी वहां कंपैरिजन के काम में आती है। तो इतना आपको सिन एंटी और शुगर पकरिंग वाला कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। ये तो हो गई छोटी मोटी जानकारियां न्यूक्लियोटाइड्स वगैरह के बारे में। अब अपन न्यूक्लिक एसिड के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। वापस कह रहा हूं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में अच्छे से रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि वहां हमें इसके साथ काम करना है। वहां डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स को सेपरेट करके उनके सामने कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग करानी है। इसलिए यहां पर उतनी डिटेल में जाना नहीं है, बट बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। हमारे सामने ये है एक आरएनए या डीएनए, अपन बना सकते हैं इसको, उसका एक स्ट्रैंड। हालांकि यदि मैं शुगर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो यहाँ सभी न्यूक्लियोटाइड्स में देखो सेकेंड प्राइम शुगर के ऊपर OH है, तो डेफिनेटली ये आरएनए का स्ट्रैंड है। पर यदि मैं यहां से सबसे ऑक्सीजन हटा दूं तो ये डीएनए भी बन सकता है, और यूरेसिल जोड़ना है कि थाइमिन जोड़ना है, उसके बेसिस पे ये डीएनए या आरएनए हो सकता है। खैर, इतना हमें जानने की जरूरत नहीं है। जो चीजें मैं बता रहा हूं इस स्ट्रक्चर में, वो आप ध्यान से सुने। वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल, आप चाहे कितना भी लंबा डीएनए या आरएनए का स्ट्रैंड ले लीजिए, उसके एक एंड पे जो 5 प्राइम कार्बन है उसका फॉस्फेट है वो फ्री ही रहेगा, क्योंकि उसके ऊपर कोई और है नहीं, इसलिए ये 5 प्राइम एंड कहलाता है। और उसी स्ट्रैंड के सबसे नीचे वाला जो न्यूक्लियोटाइड होगा उसका थर्ड कार्बन देखिएगा, उसका OH फ्री रहेगा, इसलिए ये 3 प्राइम एंड कहलाता है। आप चाहे तो इसे 5 प्राइम फॉस्फेट भी बोल सकते हो, या 3 प्राइम OH भी बोल सकते हो, या सिंपल 5 प्राइम 3 प्राइम। एक चीज। दूसरी चीज, यदि कोई प्यूरिन है, प्यूरिन, तो प्यूरिन का 9th नंबर का नाइट्रोजन शुगर के फर्स्ट कार्बन के साथ में एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। प्यूरिन का 9th नाइट्रोजन और शुगर का फर्स्ट कार्बन। यदि ये पिरिमिडीन है तो पिरिमिडीन का फर्स्ट नाइट्रोजन और शुगर का फर्स्ट कार्बन, यानी शुगर का तो कार्बन फिक्स है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के लिए, इसे एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी बोल सकते हैं, या ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी बोल दीजिए, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। फिर आगे देखते हैं, और जब कभी भी पॉलीमराइजेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होता है, पॉलीमराइजेशन, तो होता क्या है कि जो पीछे वाला, जैसे मान लीजिए कि ये है फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड जो आया, ये सेकंड न्यूक्लियोटाइड आया इस चेन में, ये थर्ड न्यूक्लियोटाइड आया, और ये फोर्थ वाला न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है, जब कभी भी न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़ते हैं तो जो पुराना वाला न्यूक्लियोटाइड है ना, उस पुराने वाले न्यूक्लियोटाइड का 5 प्राइम का जो फॉस्फेट है ना, ये फॉस्फेट आने वाले न्यूक्लियोटाइड के 3 प्राइम कार्बन का जो OH होगा उस पे अटैक करेगा। वापस आराम से सुन लो। जैसे सपोज करो, इसके बात कर लेते हैं, ये फोर्थ वाला न्यूक्लियोटाइड है, अब मान लो एक 5वां न्यूक्लियोटाइड हो रहेगा, तो जो फोर्थ वाला न्यूक्लियोटाइड है उसका जो 5 प्राइम वाला ये फॉस्फेट है ना, ये आने वाले न्यूक्लियोटाइड के ऐसा जो 3 प्राइम का OH होगा ना उस पे अटैक करेगा।
ऐसा करने से एक बॉन्ड बनता है, इस बॉन्ड को कहते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ये एक एस्टर बॉन्ड है और ये वाला बॉन्ड भी एस्टर बॉन्ड है। इन दोनों को मिला के बोलते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कैसे बना? पहले से प्रेजेंट न्यूक्लियोटाइड का 5 प्राइम कार्बन ने अटैक किया आने वाले न्यूक्लियोटाइड के 3 प्राइम OH पे। तो ये जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम है ना, ये बॉन्ड फॉर्मेशन की डायरेक्शन है, स्ट्रैंड की डायरेक्शन नहीं बता रहा मैं। स्ट्रैंड को तो आप 3 प्राइम टू 5 प्राइम भी बोल सकते हैं या 5 प्राइम टू 3 प्राइम भी रीड कर सकते हैं, बट हमें यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन का डायरेक्शन बताना है। तो बॉन्ड फॉर्मेशन का डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम कैसे डिसाइड हुआ? प्री एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोटाइड का 5th प्राइम का फॉस्फेट आने वाले न्यूक्लियोटाइड के 3 प्राइम OH के ऊपर अटैक करता है। इतनी बात। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड किसे कहेंगे आपके सामने है। तो इसके बाद ये बॉन्ड और ये बॉन्ड फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड भी फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है। ये किसी चीज और समझनी है आपको, यहाँ पे याद करनी पड़ेगी और कोई यहाँ पे बात है नहीं। अब यदि आप इस पूरे चेन को देखें तो आपको इस पूरे चेन के अंदर जहां जहां फॉस्फेट दिखाई दे रहा है वहां वहां पर नेगेटिव चार्ज भी दिखाई देगा। तो ओवरऑल जो न्यूक्लिक एसिड है वो नेगेटिवली चार्ज्ड होता है। ये एक नेगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल होगा। तो न्यूक्लिक एसिड की बेसिक स्ट्रक्चर इस तरीके से है, पॉलीमराइजेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड ऐसे ही होगा। एंड देन डीएनए डबल हेलिकल होता है, ये पता कैसे चला? तो इसका पता लगाने के लिए 2 साइंटिस्ट थे, रोजलिंड फ्रैंकलिन और इनके साथ में एक और थे। इन्होंने ना इस डीएनए का एक टेक्निक होती है जिसे कहते हैं एक्सरे डिफ्रैक्शन, एक फोटोग्राफ लिया, जैसे नॉर्मल एक्सरे की फिल्म होती है उसके ऊपर इनका डीएनए का एक फोटोग्राफ लिया गया, उसे कहते हैं एक्सरे डिफ्रैक्शन फोटोग्राफ। इस फोटोग्राफ में जो आपको दिखाई दे रहा है, इसमें आपको जो शुगर फॉस्फेट बैकबोन है ये दिख रही है इन ब्लैक कलर के स्पॉट्स के फॉर्म में। जैसे कई 3D इमेजेस होती है ना, एक पन्ने पे बनी हुई और वो लगती है कि रियल में इमेज है, कोई ऐसे गहरा खड्डा या गहरा कुआं जैसी स्ट्रक्चर होती है, देखने में लगता है कि ये काफी गहरा है, प्लेन कागज पे बनी 3D, वैसे ही ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। रोजलिन फ्रैंकलिन ने एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा प्रिपेयर किया डीएनए का, और इसी डाटा का फायदा उठाते हुए 2 साइंटिस्ट हैं वॉटसन एंड क्रिक, इन्होंने बना दिया डबल हेलिकल मॉडल। डबल हेलिकल मॉडल के अंदर जो डीएनए है उसमें 2 स्ट्रैंड्स होंगे, जैसे ये एक स्ट्रैंड का फोटोग्राफ है, ऐसे 2 स्ट्रैंड होंगे एंटी पैरेलली एक दूसरे के साथ में कॉइल्ड रहते हैं। जब दोनों स्ट्रैंड कॉइल करते हैं आपस में तो इनके जो नाइट्रोजन बेस होते हैं वो अंदर की साइड आ जाते हैं, फिर इनके बीच में ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। एक चेन 5 प्राइम से 3 प्राइम होती है तो दूसरी चेन 3 प्राइम से 5 प्राइम होती है, तभी तो एंटी पैरेलल बोलते हैं। ये डबल हेलिकल मॉडल वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था 1953 के अंदर। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, आप चाहे तो एक्सपेरिमेंट करके देख लेना। जब कभी भी आप 2 तार ले लीजिए और उनको स्पाइरली कॉइल कीजिए एक दूसरे के साथ, तो आपको दिखाई देगा कि एक जगह पर जहां बेंडिंग हुई है वहां स्पेस कम है, इसे कहते हैं माइनर ग्रूव। माइनर ग्रूव। और जहां पर आपको स्पेस ज्यादा दिखाई देगा उसे कहते हैं मेजर ग्रूव। किसी भी हेलिकल स्ट्रक्चर के अंदर आप देखोगे तो आपको माइनर और मेजर दिखाई देगा। जहां से बेंड होगा तो उनके बीच का गैप कम होगा, वो तो होगा माइनर,
और जहां पे उसके जस्ट अपोजिट साइड में, जैसे इस माइनर के अपोजिट में मेजर है तो इस मेजर के अपोजिट में माइनर होगी। ये खास बात होती है इन दोनों ग्रूव्स की। देन आफ्टर जो वॉटसन एंड क्रिक का मॉडल था, उस मॉडल के डीएनए के 4 बेसिक कैरेक्टर्स होते हैं। आपको इतना सारा डाटा लिखने की जरूरत नहीं है, जो मैं यहाँ अंडरलाइन करूं आप उतना लिख लीजिए, क्योंकि बेसिक सी चीज है। इसमें ना तो कोई कॉन्सेप्ट है, ना इससे सवाल आते हैं, और इनकेस आ भी जाएंगे तो आपको पहले से ये सारी बातें पता है। क्या बेसिक कॉन्सेप्ट या क्या बेसिक फीचर है इसके? पहला, दोनों की दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स होती है, वो डबल हेलिकल मैनर में एक दूसरे के साथ अरेंज होती है। तो ये बात तो पता है कि डीएनए वॉटसन एंड क्रिक का जो मॉडल है उसके अकॉर्डिंग डीएनए डबल हेलिकल होता है। आपको ये भी पता है कि दोनों की दोनों चेन्स वो एंटी पैरेलल होती है, तो यहां पर भी कोई खास बात नहीं है। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखो, डीएनए के अंदर जो सुगर फॉस्फेट की बैकबोन है वो बाहर की तरफ निकली होती है, रन अलोंग द पेरिफ्री, और जो नाइट्रोजन बेस होते हैं वो नाइट्रोजन बेस बीच में आ जाते हैं, सेंटर की तरफ आ जाते हैं। जब ऐसा होगा तो उन नाइट्रोजन बेसेस के बीच में कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होगी। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग कैसे होती है? हम हमेशा कहते हैं ना कि एडेनिन के सामने थाइमिन ही आना चाहिए, ग्वानिन के सामने साइटोसिन ही आना चाहिए, और हम ये भी कहते हैं कि एडेनिन और थाइमिन केवल 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं, ग्वानिन एंड साइटोसिन केवल 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं नॉर्मली। ऐसे तो प्यूरिन 6 बना सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। ऐसा क्यों होता है? कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग क्यों होती है? एक सिंपल सा सवाल, हमेशा एडेनिन के सामने थाइमिन क्यों आएगा या ग्वानिन के सामने साइटोसिन क्यों आएगा? उसके पीछे का रीजन है हाइड्रोजन डोनर एंड हाइड्रोजन एक्सेप्टर का एक दूसरे के प्रति कॉम्प्लीमेंट्री होना। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब देखो इस डायग्राम के अंदर है। फिर कह रहा हूं ये डायग्राम बना के रटने की जरूरत नहीं है, एक कॉन्सेप्ट है वो याद रख लेना। क्या कॉन्सेप्ट है? जब कभी भी एडेनिन प्रेजेंट होगा तो उसके सामने थाइमिन इस तरीके से आता है कि ये एडेनिन का एमिनो डोनर, सॉरी हाइड्रोजन डोनर, और ये थाइमिन का हाइड्रोजन एक्सेप्टर एक दूसरे के सामने ही होते हैं। तो ये बन गया एक हाइड्रोजन बॉन्ड। यहां पर थाइमिन का हाइड्रोजन डोनर और एडेनिन का हाइड्रोजन एक्सेप्टर ये भी एक दूसरे के सामने आ गए, इसलिए ये बेस पेयरिंग ऐसे ही हो सकती है। उसी प्रकार ग्वानिन का हाइड्रोजन एक्सेप्टर, ये हाइड्रोजन डोनर और ये हाइड्रोजन डोनर एक दूसरे के सामने है। अब यदि मान लीजिए कि एडेनिन को सामने लाओगे तो क्या यहाँ पर बॉन्ड बनना पॉसिबल है? मतलब ग्वानिन के सामने एडेनिन को ले आओगे तो, ग्वानिन के सामने एडेनिन को लाओगे तो बॉन्ड बिल्कुल नहीं बनेगा। रीजन, इनके डोनर डोनर एक दूसरे के सामने आएंगे, एक्सेप्टर एक्सेप्टर एक दूसरे के सामने आएंगे, तो इस वजह से ये बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। बस यही बात इतनी सी याद रख लेना, और कुछ भी इसमें याद रखने वाली बात नहीं है। देन हम बात करते हैं चारगाफ रूल की। चारगाफ ने एक सिंपल सी बात बोली जिसको हम बहुत तरीके से मॉडिफाई करके बोल सकते हैं। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो डबल हेलिकल डीएनए होता है उसके अंदर जितने एडेनिन होंगे उतने ही थाइमिन होंगे, क्योंकि जहां एडेनिन आएगा उसके सामने थाइमिन को आना ही पड़ेगा, और जितने ग्वानिन होंगे उतने के उतने साइटोसिन। मैं एक बार आपको छोटा सा बना के दिखाता, जैसे मैं रैंडमली एक सेगमेंट बना रहा हूं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 एक और बना लेता हूँ, 9 का बना लेता हूँ। इवन नंबर में कभी कभी लेते ना तो ग्वानिन एंड एडेनिन का नंबर हो सकता है सेम हो जाए, तो अपन ओड नंबर में लेते हैं। अब इसके सामने इसके कॉम्प्लीमेंट्री बेस लगा देते हैं। एडेनिन के सामने
थाइमीन, थाइमीन के सामने एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन, थाइमीन, साइटोसिन, गुआनिन, थाइमीन, एडेनिन लगा दिया। एक बार बेस पेयरिंग दिखाने की जरूरत नहीं है, आप तो सिंपल ऐसे समझो। अब चारगाफ ये कहते हैं कि इस डीएनए में जितने एडेनिन है उतने के उतने थाइमीन है। कैलकुलेट करके देखें, 1 2 3 4 5, यहाँ 5 एडेनिन है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 थाइमीन है। सो अकॉर्डिंग टू चारगाफ एडेनिन का नंबर है वो थाइमीन के बराबर हो। अब ग्वानिन एंड साइटोसिन को भी चेक कर लो, ग्वानिन का जो भी नंबर आएगा वो साइटोसिन के बराबर आएगा, चाहे काउंट करके देख लो। ठीक है, मतलब एक प्यूरिन जितनी है उतनी की उतनी दूसरी पिरिमिडीन है उसकी कॉम्प्लीमेंट्री। अब यदि मैं टोटल प्यूरिन की बात करूं ए प्लस जी की, तो उतना का उतना टी प्लस सी होना चाहिए, और होता भी है। क्यों? क्योंकि जितना एडेनिन होगा उतना थाइमिन है, तो एडेनिन को बैलेंस कर लेगा थाइमिन और ग्वानिन को बैलेंस कर लेगा साइटोसिन। तो चारगाफ के कॉन्सेप्ट को थोड़ा मॉडिफाई करके ऐसे भी लिख सकते हैं, टोटल प्यूरिन इक्वल्स टू टोटल पिरिमिडीन। यदि मैं इनको रेशियो में ले लूं ऐसे, तो फिर ये 1 आना चाहिए, ये भी चारगाफ का रूल हो जाता है। पर चारगाफ ने कहा कि किसी भी स्पीसीज के अंदर जी और सी का नंबर ए और टी के नंबर के बराबर नहीं होते हैं। ऐसा कोई भी स्पीसीज नहीं पाया जाएगा जिसमें एग्जैक्टली उतने ही जीसी पेयर हैं जितने उसमें एटी पेयर्स हैं। मैंने इसीलिए यहाँ पे ओड नंबर के अंदर ये पेयर्स लिए हैं। आप कैलकुलेट करके देखो 80 कितना आ रहा है, यहाँ पे 80 का नंबर कैलकुलेट करते हैं। देखो, एक पेयर 80 का, दो पेयर 80 के, ये 3 पेयर, ये 4 पेयर और ये 5 पेयर। 80 का पेयर नंबर 5 है यहाँ पे। जीसी का देखो कितना, 1 2 3 4, 4 ही है, ये बराबर नहीं होता है। जीसी और 80 के पेयर्स बराबर हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन टोटल प्यूरिन टोटल पिरिमिडीन के बराबर होनी चाहिए, ये इतना सा चारगाफ का रूल है। अगर हम जीसी पेयर और 80 पेयर का रेशियो ले, ये रेशियो, तो ये हर स्पीसीज का अलग अलग आएगा। जैसे अभी जो डीएनए बनाया उसमें 4 पेयर जीसी है, 5 पेयर 80 है। अगर दूसरा डीएनए बनाओगे तो उसमें अलग आ जाएगा, तीसरे में अलग। ये जो रेशियो आता है वो आता है कांस्टेंट फॉर ए स्पीसीज। किसी भी स्पीसीज के लिए ये कांस्टेंट होता है। तो ये हुआ अपने पास में चारगाफ का रूल। अब चारगाफ के रूल को मैं एक और चीज के साथ आपको बता दूं कि यहाँ ये अप्लाई किस पे होता है। तो दिस रूल इज एप्लीकेबल ऑन डबल स्टैंडर्ड डीएनए, क्योंकि उसमें कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती है। दिस इज ऑल्सो एप्लीकेबल ऑन डबल स्टैंडर्ड आरएनए, यहां पर भी ये एप्लीकेबल होगा। और ये किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता? नॉट एप्लीकेबल सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए पर भी नहीं होता, और सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए के ऊपर भी नहीं होता है। तो ये हुआ अपने पास में चारगाफ के रूल को लेकर के छोटी मोटी बातें। फिर अपन आरएनए के बारे में एक बार थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि ज्यादा डिटेल में यदि हम आरएनए में जाएंगे तो आपको एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए, एमआईआरएनए, एसआईआरएनए, एसएनओआरएनए वगैरह वगैरह सारे यहाँ डिस्कस करने पड़ेंगे। बेसिक चीज पे आते हैं। आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड न्यूक्लिक एसिड होता है। अब इसके अंदर थाइमीन की जगह यूरेसिल आ जाता है, शुगर भी चेंज हो जाती है, 2 प्राइम OH वाली शुगर यानी सिंपल राइबोज शुगर आती है यहाँ पे। तो आरएनए है। अब कभी कभी क्या होता है कि आरएनए का जो स्ट्रैंड दिख रहा है
उस स्ट्रैंड में कुछ बेसेस कॉम्प्लीमेंट्री है और कॉम्प्लीमेंट्री होने के कारण वो ऐसा हेयर पिन लूप बना लेते हैं। अब यदि एडेनिन के सामने थाइमिन आई जाए तो हाइड्रोजन बॉन्ड तो बनेंगे, चाहे वो डीएनए हो या आरएनए हो। तो जब बल्क ऑफ स्ट्रेच या बल्क ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स कॉम्प्लीमेंट्री आते हैं तो इस तरीके का हेयर पिन लूप बनना, या इसे कहते हैं स्टेम लूप, ये नॉर्मल है। ये नॉर्मली बन ही जाता है, कोई इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो ये आरएनए के बारे में इतना सा याद रखो, बाकी कुछ भी नहीं है अपन ने देखा यहाँ पे। अब आ जाओ न्यूक्लियोटाइड्स की मेटाबॉलिज्म। डीएनए और आरएनए के बारे में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में डिटेल में पढ़ेंगे, अभी के लिए सिर्फ अपन इतनी जानकारी लेते हैं। न्यूक्लियोटाइड की मेटाबॉलिज्म कैसे होती है वो डिस्कस करते हैं। न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म के अंदर दो चीजें पढ़ेंगे, बायोसिंथेसिस और ब्रेकडाउन। तो सबसे पहले बायोसिंथेसिस की बात करते हैं। इन केस ऑफ न्यूक्लियोटाइड बायोसिंथेसिस दो टाइप के पाथवेज होते हैं। एक होता है डी नोवो पाथवे। डी नोवो का मतलब होता है जो शुरुआत से शुरू होता है, जो जीरो से शुरू होता है। एक होता है साल्वेज पाथवे, जिसको हम बोलते हैं रिसाइक्लिंग। जैसे डीएनए है, वो टूटा, उसके टूटने से न्यूक्लियोटाइड्स अलग हुए, उन्हीं न्यूक्लियोटाइड्स को वापस से यूज करना। या मान लो कोई न्यूक्लियोटाइड है, वो न्यूक्लियोसाइड बन गया, उसके सारे फॉस्फेट निकल गए, तो वापस उसी पे फॉस्फेट जोड़ के उसको न्यूक्लियोटाइड बना के वापस उसको डीएनए में जोड़ देना या आरएनए में जोड़ देना। मान लीजिए ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड टूट गया तो नाइट्रोजन बेस अलग हो गया, शुगर अलग हो गई, वापस से शुगर और नाइट्रोजन बेस को जोड़ देना। तो इसे कहते हैं साल्वेज पाथवे। न्यूक्लियोटाइड बायोसिंथेसिस के दो पाथवे होते हैं। एक तो होता है डी नोवो पाथवे। डी नोवो पाथवे कौन सा होता है? ऐसा पाथवे जो शुरू होता है, स्टार्ट्स फ्रॉम प्रिकर्सर्स लाइक, जैसे अमाइनो एसिड्स है, भी बताऊंगा मैं आपको। राइबोज शुगर, राइबोज 5 फॉस्फेट शुगर, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया एटसेट्रा, जो इनसे शुरू होता है। आप तो ये रखो डी नोवो, नोवो का मतलब नया, यानी यहाँ हर चीज नई बनेगी, हर न्यूक्लियोटाइड नया बनेगा। साल्वेज का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है रिसाइकलिंग। रिसाइकल किया जाता है यहाँ न्यूक्लियोटाइड्स को वापस वापस से। तो अपन बात करें किस तरीके से होता है, पहले प्यूरिन की बात करते हैं। प्यूरिन सिंथेसिस में डी नोवो पाथवे, और मैं आपको जो बता रहा हूं ये अभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको ये डायग्राम दिखाई दे रहा है, और ये डायग्राम है एक सिंपल सी प्यूरिन रिंग का। अभी ना तो ये एडेनिन है, ना ये ग्वानिन है, ना ये आइनोसिन है, ना ये जेंथीन है, ना ये हाइपोजेंथीन है। एक सिंपल प्यूरिन की रिंग है। अब इस रिंग के अंदर टोटल 9 एटम्स है, मतलब 9 मेंबर्स की ये रिंग है। इसमें से कौन सा मेंबर कहां से आया ये जानना बहुत जरूरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये वाली चीज आपको किसी भी एग्जाम में पूछी जा सकती है, चाहे वो CSIR नेट हो, गेट हो, कोई असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो, या कोई स्कूल ग्रेड का PGT वाले एग्जाम्स होते वो हो। आपको ये याद करना है। जैसे देखो, सबसे पहले पहला जो नाइट्रोजन है वो एस्पार्टेट से आता है। एस्पार्टिक एसिड एक अमीनो एसिड है, उसमें एक एमिनो ग्रुप होता है, वो एमिनो ग्रुप ये वाला है। दूसरे नंबर का जो कार्बन है वो फॉर्मेट से आता है, फॉर्मिक एसिड बहुत जगह पे बनता है, उससे आता है। तीसरे नंबर का नाइट्रोजन और 9th नंबर का नाइट्रोजन ये ग्लूटामीन एसिड से आते हैं, ग्लूटामीन अमाइनो एसिड से आते हैं। 4th नंबर का कार्बन, 5 नंबर का कार्बन और 7 नंबर का नाइट्रोजन ये ग्लाइसिन से आते हैं।
आप जरा ग्लाइसिन की स्ट्रक्चर याद करो, ग्लाइसिन की स्ट्रक्चर इतनी सी होती है बस, 2 कार्बन होते हैं, 1 नाइट्रोजन होता है, ऐसे करके। ग्लाइसिन के दोनों कार्बन और 1 नाइट्रोजन, ये दोनों कार्बन और 1 नाइट्रोजन, यानी ग्लाइसिन कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है, बाकी कोई भी कंप्लीटली कंज्यूम नहीं होता है। 8th नंबर का कार्बन है, वो भी फॉर्मिक एसिड से बोल दो या फॉर्मेट से बोल दो, एक ही बात है, वहां से आता है। और जो 6th नंबर की कार्बन है, ये आती है रेस्पिरेटरी कार्बन डाइऑक्साइड से। देखो जो रेस्पिरेशन में CO2 रिलीज होती है ना, रेस्पिरेटरी CO2, वो CO2 बदल जाती है HCO3 नेगेटिव के अंदर, और HCO3 नेगेटिव वाला जो कार्बन है वो इस रिंग का 6th कार्बन बन जाता है। कौन सा वाला एटम कहां से आ रहा है ये याद करना जरूरी है। आगे बात करते हैं। जब कभी भी प्यूरिन का बायोसिंथेसिस होगा तो सबसे पहले जो प्यूरिन की रिंग बनेगी वो बनेगी आइनोसिन मोनोफॉस्फेट। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं कि जब कभी भी नाइट्रोजन बेस बनते हैं ना, तो वो पहले न्यूक्लियोटाइड के फॉर्म में बनते हैं, फिर उनमें से फॉस्फेट हटता है, शुगर हटती है, तब जाके वो नाइट्रोजन बेस बचते हैं। सीधा सीधा नाइट्रोजन बेस कभी भी डी नोवो नहीं बनता। इसीलिए देखो क्या लिखा है, इनिशियली सिंथेसाइज्ड प्यूरिन डेरिवेटिव्स इज आइनोसिन मोनोफॉस्फेट, यानी कि ये न्यूक्लियोटाइड बना है पहले, फिर इसमें से शुगर फॉस्फेट हट जाएगी तो ये नॉर्मल बेस रह जाएगा, पर जब बनता है तो न्यूक्लियोटाइड पहले बनता है। अब न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए या आईएमपी बनाने के लिए, आइनोसिन मोनोफॉस्फेट बनाने के लिए 11 रिएक्शंस बनती है, चलती है। थोड़ा सा अभी आपको ये टफ लग रहा होगा बट एकदम से सिंपल है, याद करना पड़ेगा। Purine are initially formed as ribonucleotides rather than free bases। जो मैंने बात अभी बोली ना कि कभी भी नाइट्रोजन बेस जो बनते हैं वो सीधे सीधे नहीं बनते, पहले न्यूक्लियोटाइड बनते हैं, बाद में फ्री बेस बनते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर 11 स्टेप्स लिखे हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूँगा आपके लिए, पर आप थोड़ा बहुत समझना। 11 स्टेप से बनेगा आईएमपी, फिर आईएमपी से एडिनोसिन या एडेनिन या ग्वानिन बनेगा। पहले अपने को आईएमपी बनाना है। अब आईएमपी बनने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होगा, सबसे पहले एक्टिवेशन करेंगे राइबोज 5 फॉस्फेट को। राइबोज शुगर के ऊपर फॉस्फेट जोड़ेंगे, तो ये हो गया पहला स्टेप। दूसरे स्टेप के अंदर 9th नंबर का नाइट्रोजन सबसे पहले आता है। ये जो रिंग है ना, इसमें आप देख लो, तो ग्लूटामीन अमाइनो एसिड आएगा, अपना नाइट्रोजन देके जाएगा, और ये नाइट्रोजन फ्यूचर में जाके 9 नंबर का नाइट्रोजन बनेगा। पहले स्टेप में राइबोज के साथ फॉस्फेट जुड़ेगा, दूसरे स्टेप में एक एमिनो एसिड आएगा, वो अपना नाइट्रोजन देगा, ये नाइट्रोजन 9th नाइट्रोजन बनेगा। तीसरे स्टेप के अंदर 4 5 कार्बन एंड नाइट्रोजन 7 यानी ग्लाइसिन आएगा, और वो ग्लाइसिन पूरा का पूरा वहीं रुक जाएगा। ग्लूटामीन तो वापस चला जाएगा अपना एमिनो ग्रुप देके ग्लूटामिक एसिड बनके। चौथे स्टेप के अंदर 8 नंबर का कार्बन बनता है। 8 नंबर का कार्बन कहां से आ रहा है, देखो फॉर्मेट से, तो एक फॉर्मेट की जरूरत पड़ेगी। पांचवें स्टेप के अंदर 3rd नंबर का नाइट्रोजन बनेगा। 3rd नाइट्रोजन कहां से आ रहा है, वापस से ग्लूटामीन से, तो एक और ग्लूटामीन आएगा। फिर उसके बाद में जो स्ट्रक्चर बनी है वो साइक्लाइज हो जाएगी, तो एक रिंग बन जाएगी, इसे बोलते हैं इमिडाजोल रिंग। अब उसके बाद में छठा कार्बन बनेगा इस रिंग का, फिर उसके बाद में फर्स्ट वाला नाइट्रोजन बनेगा, और उसके बाद फ्यूमिरेट हट जाएगा, सबसे लास्ट में सेकंड कार्बन बनेगा आएगा, और ऐसे करके बनेगा आईएमपी। तो आप इसका सीक्वेंस भी याद रखें, पहले शुगर फॉस्फेट, फिर 9th नंबर का नाइट्रोजन, फिर C4 C5 N7,
उसके बाद में C8, उसके बाद में N3, उसके बाद में रिंग, उसके बाद में 6, 1, 2 और फिर IMP। तो आप ऐसे सीक्वेंस याद करो, 9 4 5 7 8 3, उसके बाद में रिंग, फिर 6 1 2। ये नंबर ऐसे याद कर लो जैसे मोबाइल नंबर की तरह कुछ। ये तो हो गए 11 स्टेप। अगर आप ऐसे ही पढ़ोगे तो उतना ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। एक बार ये डायग्रामेटिक व्यू में देख लो। मैं फिर सजेस्ट यही करूँगा कि रटना वटना कुछ भी नहीं है, इसमें उलझ के टाइम खराब भी नहीं करना, पर हाँ एक बार समझा हुआ रहेगा, आगे काम आएगा। वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल राइबोज 5 फॉस्फेट रहेगा और उसके ऊपर ATP लगाया जाएगा और एक एंजाइम होगा राइबोज फॉस्फेट पायरोफोस्फोकाइनेज, राइबोज फॉस्फेट पायरोफोस्फोकाइनेज। ये एंजाइम ATP के 2 फॉस्फेट लेके यहां पर बनाएगा 5 फॉस्फोराइबोसिल पायरोफोस्फेट PRPP। तो ये PRPP एक वेरी इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट है। क्या हुआ यहां पे, जो राइबोज 5 फॉस्फेट थी ना, उसके ऊपर 2 फॉस्फेट, ये देखो रेड कलर से ये जोड़ दी, तो ये बन गया 5 फॉस्फोराइबोसिल पायरोफोस्फेट। अब उसके बाद में 9 नंबर का नाइट्रोजन लाना है, तो एक ग्लूटामीन आएगा, अपना एमिनो ग्रुप देगा, खुद ग्लूटामेट बन जाएगा क्योंकि इसके पास में 2 एमिनो ग्रुप होते हैं। एंजाइम है इमिडो फोस्फोराइबोसिल ट्रांसफरेज और ये बन जाएगा अब बीटा 5 फोस्फोराइबोसिल एमीन। फिर उसके बाद में अपने को 9 के बाद में 4 नंबर वाला, 5 नंबर वाला और 7 नंबर वाला नाइट्रोजन लाना है, तो पूरा ग्लाइसिन आएगा और ये ग्लाइसिन इस तरीके से यहाँ रुक जाएगा पूरा का पूरा। उसके बाद में देखो एक 8 नंबर और 3 नंबर वाले लाएंगे, तो 8 नंबर का कार्बन के लिए फॉर्मेट चाहिए, तो ये आएगा फॉर्मिल टेट्राहाइड्रोफोलेट के फॉर्म में, 8 नंबर का कार्बन आ जाएगा। फिर उसके बाद में 3 नंबर वाला कार्बन आएगा और अभी ये रिंग बंद नहीं हुई है, देखो यहाँ पे ये जगह खाली है, ये रिंग बंद नहीं हुई है। 3rd नंबर वाला नाइट्रोजन के लिए ग्लूटामीन आएगा और अभी भी ये रिंग बंद नहीं हुई है, यहाँ से जगह खाली है। अब इसका साइक्लाइजेशन होगा, साइक्लाइजेशन होगा तो देखो ये यहाँ पे रिंग कंप्लीटली बंद हो गई, इमिडोजोल रिंग बन गई है। फिर इस छोटी रिंग के ऊपर वापस से 6 नंबर वाला कार्बन आएगा जो रेस्पिरेटरी CO2 है वहां से। उसके बाद में 1 नंबर वाला नाइट्रोजन एंड देन 2 नंबर वाला नाइट्रोजन आएगा, सॉरी 2 नंबर वाला कार्बन आएगा। 1 नंबर वाला नाइट्रोजन के लिए ये रहा ग्लूटाम एस्पार्टेट और एस्पार्टेट आया यहाँ से एंड देन ये फ्यूमरेट आएगा कार्बन और फिर ये भी रिंग बंद हो जाएगी और फाइनली क्या बनेगा, आइनोसिन मोनोफॉस्फेट। आप ये याद रखें, सीक्वेंस इस सीक्वेंस में बनते हैं, ज़्यादा अपने को दिमाग नहीं लगाना है। और कौन सा एटम कहाँ से आ रहा है वो आपके सामने है। अब है ना, जो IMP बना है इसको कन्वर्ट किया जाता है एडेनिन एंड ग्वानिन के अंदर। IMP के ऊपर एस्पार्टेट जोड़ा जाएगा और एस्पार्टेट अपना एमिनो ग्रुप डोनेट करेगा, तो ये तो बनेगा एडेनिन, क्योंकि एडेनिन के 6ठे कार्बन के ऊपर जो ग्रुप है वो एमिनो ग्रुप है, मैंने बताया था। और यदि आपको बनाना है ग्वानिन, तो ग्वानिन से पहले जेंथीन बनाना पड़ेगा और जेंथीन से बनेगा ग्वानिन। तो ये अपना इतना सा IMP कन्वर्ट होता है 2 के अंदर। एक और चीज आपको याद रखनी है, यहां देखो एक एंजाइम है, ये एंजाइम इंपॉर्टेंट है। एक फंगल टॉक्सिन होती है माइकोफिनोलिक एसिड, वो इस एंजाइम को इनएक्टिवेट करती है। अगर ये एंजाइम इनएक्टिवेट हो गया ना, तो हमारा इम्यून सिस्टम है वो सप्रेस हो जाता है। इसलिए जो माइकोटॉक्सिन है माइकोफिनोलिक एसिड,
जब किडनी ट्रांसप्लांट की जाती है तो माइकोफिनोलिक एसिड का इंजेक्शन लगता है। इस इंजेक्शन से इम्यून सिस्टम थोड़े समय के लिए सप्रेस हो जाता है और फिर किडनी ट्रांसप्लांट किया जाएगा, वरना ग्राफ्ट रिजेक्शन वाला आपने समझ रखा है अच्छे से, ग्राफ्ट रिजेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन गए हमारे पास में प्यूरिन्स। अब साल्वेज पाथवे, साल्वेज पाथवे मैंने आपको बताया कि रिसाइकलिंग से बनते हैं। साल्वेज पाथवे के अंदर दो इंपॉर्टेंट एंजाइम्स याद रखने हैं। जैसे मान लो कोई डीएनए या आरएनए है और आरएनए, और ये डिग्रेड हुए, और जब ये डिग्रेड हुए तो इनसे एडिनोसिन और एडेनिन निकल गए। जैसे मान लीजिए कि कोई डीएनए या आरएनए है, वो डिग्रेड हुआ, और डिग्रेड होने से उसका जो एडेनिन है वो नाइट्रोजन बेस के रूप में निकल गया। तो अब है ना, इस नाइट्रोजन बेस के ऊपर वापस क्या करना पड़ेगा, राइबोज शुगर और फॉस्फेट जोड़ना पड़ेगा। आप इस पाथवे का पहला स्टेप देखो, इस पहले स्टेप के अंदर ही ये PRPP बन रहा है, इसके पास में फॉस्फेट भी है, शुगर भी है। तो एक एंजाइम होता है, इसका नाम है APRT, एडेनिन फॉस्फो राइबोसिल ट्रांसफरेज। ये एंजाइम क्या करेगा, उस नाइट्रोजन बेस को पकड़ेगा और PRPP को उसके ऊपर जोड़ देगा, जिससे कि ये बन जाएगा AMP। फिर इस AMP के ऊपर ATP काम करेगा, ATP खुद तो ADP बन जाएगा और ये AMP भी ADP बन जाएगा। फिर इस ADP के ऊपर एक और ATP काम करेगा, तो दूसरा ATP भी ADP बन जाता है और ये ADP ATP बन जाता है। तो ऐसे करके रिसाइकलिंग चल रही है। एक ATP अपना फॉस्फेट देके दूसरे को तो ATP बनाता है, खुद ADP बन जाता है। ये होता है साल्वेज पाथवे। अच्छा, अभी और देखो, जैसे कि डिग्रेडेशन के दौरान, फर्दर डिग्रेडेशन के दौरान हाइपोजेंथिन भी बन सकता है। हाइपोजेंथिन बन जाए तो भी दूसरा एक एंजाइम है हाइपोजेंथिन गुआनिन फॉस्फोराइबोसिल ट्रांसफरेज, यानी वही PRPP जोड़ना है। एडेनिन पे जोड़ेंगे तो एडेनिन, और हाइपोजेंथिन पे जोड़ेंगे तो हाइपोजेंथिन। एंजाइम है HGPRT और ये बन जाएगा IMP। IMP बन गया। इस IMP को वापस से हम ग्वानिन और एडेनिन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, ये पीछे वाले पाथवे के थ्रू, या फिर ग्वानिन के ऊपर सीधा ये जोड़ के ग्वानिन मोनोफॉस्फेट भी बनाया जा सकता है। तो यहाँ नाइट्रोजन बेसिस की सिंपल रिसाइकलिंग चल रही है और यहाँ कुछ भी ज्यादा नहीं हो रहा। अब हमारे पास एक जेनेटिक डिसऑर्डर है इस एंजाइम से रिलेटेड। उस डिसऑर्डर का नाम है लेशनियान सिंड्रोम। लेशनियान सिंड्रोम के अंदर क्या होता है कि HGPRT एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाती है, और इसकी डेफिशिएंसी से यूरिक एसिड है वो बहुत ज़्यादा बनने लगता है। ज़्यादा यूरिक एसिड से गॉट भी होता है और ये कंडीशन भी पाई जाती है। कैसे होता है ये, चलिए मैं बताता हूँ। देखो, अगर किसी में जेनेटिकली HGPRT की कमी हो जाए, ये एंजाइम काम करना बंद कर दे, तो इसके वजह से क्या होगा, जो PRPP है उसकी कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगी, PRPP बढ़ने लगेगा, क्योंकि ये एंजाइम होता है तो वो PRPP को हाइपोजेंथिन पे जोड़ देता है और IMP बन जाता है। लेकिन ये एंजाइम नहीं है तो ये PRPP की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। ये एंजाइम तो काम नहीं कर रहा, पर ये वाला एंजाइम तो काम कर रहा है ना। तो ये एंजाइम क्या करेगा, PRPP को यूज करके एडेनिन बनाएगा। अच्छा,
दूसरा एंजाइम जो है वो ग्वानिन के ऊपर भी इस पीआरपीपी को जोड़ेगा और ये जीएमपी भी बनाएगा। तो कुल मिलाकर के एडेनिन और ग्वानिन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, एडिनोसिन और ग्वानोसिन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी। जब ये एंजाइम एक्टिवेट मतलब ज्यादा हो जाता है, सॉरी ये पीआरपीपी ज्यादा हो जाता है, तो हाई कॉन्सेंट्रेशन की वजह से एक्टिवेशन होता है एक दूसरे एंजाइम का जिसका नाम है एमिडो फोस्फोराइबोसिल ट्रांसफरेज। एमिडो फोस्फोराइबोसिल ट्रांसफरेज एंजाइम, इसकी एक्टिविटी बढ़ने लगेगी। जब इसकी एक्टिविटी बढ़ने लगती है तो प्यूरिन सिंथेसिस बढ़ेगी, प्यूरिन सिंथेसिस है वो बढ़ेगी। जब प्यूरिन की सिंथेसिस बढ़ेगी तो प्यूरिन ब्रेकडाउन बढ़ेगा, ज्यादा प्यूरिन होंगे तो वो टूटेंगे भी ज्यादा, और जितना प्यूरिन टूटेगा उतना यूरिक एसिड बनेगा, और इससे लेशनियान कंडीशन है वो आ जाती है। लेशनियान कंडीशन के अंदर मेटाबॉलिक डिफेक्ट्स भी होते हैं और साथ ही साथ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी होते हैं। न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट ये भी आ जाते हैं, नर्वस सिस्टम के अंदर दिक्कत होने लगती है। और अब बात करेंगे इसके इनहिबिशन की या रेगुलेशन की। प्यूरिन बायोसिंथेसिस का रेगुलेशन फीडबैक इनहिबिशन से होता है। फीडबैक इनहिबिशन का मतलब होता है जब कोई प्रोडक्ट अपने ही पाथवे के एंजाइम्स को रोके तो उसे फीडबैक इनहिबिशन कहते हैं। प्यूरिन का मतलब है एडेनिन ग्वानिन का बनना मेनली, और यदि वो ज्यादा बनने लगेंगे तो वही डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम्स को रोकेंगे। अब यहाँ पे देखो, जैसे एडीपी की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाए तो पहला ही एंजाइम है पीआरपीपी सिंथेटेज, जो सबसे पहला एंजाइम है उसी को रोक लिया जाएगा। यदि एएमपी जीएमपी आईएमपी की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाए तो ग्लूटामीन पीआरपीपी एमिडो ट्रांसफरेज को रोक लिया जाएगा। ऐसे ही जीएमपी की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाए तो आईएमपी डिहाइड्रोजिनेज को रोका जाएगा। अब देखो, जीएमपी यहाँ भी आ गया, जीएमपी यहाँ भी आ गया, तो ये तो कोई मतलब नहीं हुआ कि कौन सा कब क्या रोकेगा। तो कुल मिलाकर के आप तो इतना याद रखो कि फीडबैक इनहिबिशन होता है जब न्यूक्लियोटाइड्स की इन प्यूरिन्स की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है तो वो अपने ही पाथवे को रोकते हैं। ये है प्यूरिन बायोसिंथेसिस के बारे में। आगे बात करेंगे पिरिमिडीन बायोसिंथेसिस के बारे में, ब्रेकडाउन अभी आएगा थोड़ी देर में। जैसे प्यूरिन की रिंग में अलग अलग एटम है वो अलग अलग से आ रहा था, वैसे ही यहां पर भी है। यहां पर नाइट्रोजन 1 और 4 5 6 नंबर कार्बन, ये पूरा का पूरा आता है एस्पार्टेट या एस्पार्टिक एसिड से। सेकंड नंबर की जो कार्बन है वो वही रेस्पिरेटरी CO2 से आती है। रेस्पिरेटरी कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट किया जाता है HCO3 नेगेटिव में, और HCO3 नेगेटिव की कार्बन डाइऑक्साइड यहां आ जाती है। फिर एक बचा लास्ट नाइट्रोजन, वो ग्लूटामीन से आता है। तो ये कुल मिलाकर के सोर्स हो गया किसका, कहां से। प्यूरिन की बायोसिंथेसिस में 11 स्टेप्स होते हैं, यहां पर होते हैं 6 स्टेप। पहले स्टेप के अंदर कार्बोमोइल फॉस्फेट बनाया जाएगा, यानी एमिनो ग्रुप जो है उस एमिनो ग्रुप के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ करके इस तरीके से कार्बोमिल फॉस्फेट बनेगा। फिर उसके बाद में एस्पार्टेट आएगा, वो नाइट्रोजन 1 कार्बन 4 5 6 वो डोनेट करेगा अपना। देन उसके बाद में रिंग का क्लोजर हो जाएगा। रिंग क्लोजर के बाद में एक कंप्लीट इसका डिहाइड्रोजिनेज होगा, डिहाइड्रोजिनेशन होगा, तो कंप्लीट रिंग बनेगी।
एंड देन राइबोज फॉस्फेट आता है बाद में। प्यूरिन सिंथेसिस के अंदर राइबोज फॉस्फेट सबसे पहले आता है, यहाँ ये 5th स्टेप में आएगा। और जैसे प्यूरिन में सबसे पहले क्या बन रहा था, आइनोसिन मोनोफॉस्फेट, यहाँ बनेगा यूरेसिल मोनोफॉस्फेट। इस यूरेसिल को कन्वर्ट करेंगे थाइमीन में और साइटोसिन में, पहले यूएमपी बनाना है। ये पाथवे आपके सामने रहा। सबसे पहले रेस्पिरेटरी कार्बन डाइऑक्साइड, थर्ड नंबर का जो नाइट्रोजन आएगा उसके लिए ग्लूटामीन और एटीपी लगेंगे। एंजाइम है कार्बोमिल फॉस्फेट सिंथेटेज सेकंड। इसमें आप ऐसे याद रखना सीक्वेंस, पहले थर्ड नंबर का नाइट्रोजन आता है, साथ में ही सेकंड नंबर का कार्बन का जुगाड़ भी हो जाता है। फिर उसके बाद में रिंग क्लोजर की बात आती है, नहीं एस्पार्टेट आएगा ना, तो चाहे तो 4, 5, 6 या 1, 4, 5, 6 ऐसे याद कर लो, एक ही बात। देखो, तो पहले रेस्पिरेटरी कार्बन डाइऑक्साइड और ग्लूटामीन आ गया, इससे बन गया कार्बोमिल फॉस्फेट। कार्बोमिल फॉस्फेट पे एस्पार्टेट आएगा, ये 4 एटम्स एक साथ देगा, फर्स्ट वाला नाइट्रोजन और चौथा, पांचवा, छठा कार्बन। ये एस्पार्टेट देखो रेड कलर से जो दिखा रखा है वो एस्पार्टेट। अभी रिंग है वो कंप्लीट बंद नहीं हुई है, यहां से देखो ये खुली पड़ी है रिंग, रिंग क्लोजर अभी नहीं कराना है। फिर डाईहाइड्रो ओरोटेज आता है, जिससे कि ये रिंग बन जाती है डाईहाइड्रो ओरोटेट, और तो रिंग यहाँ पे नहीं बनेगी, रिंग यहाँ पे बनती, सब कुछ आने के बाद में रिंग बनती। देन उसके बाद में बनता है ओरोटेट। ओरोटेट एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट रहेगा इस केस के अंदर। ओरोटेट के बाद 1-2 स्टेप के बाद फाइनली बनता है यूरिडीन मोनोफॉस्फेट या यूएमपी। इतना सा आपको डायग्राम के हेल्प से नहीं याद करना, आप स्टेप के हेल्प से ही याद कर लें। फिर यूएमपी को कन्वर्ट करेंगे यूटीपी एंड सीटीपी के अंदर। पहले यूटीपी के अंदर कन्वर्ट करेंगे, यूएमपी के ऊपर एटीपी लगा दो, एटीपी तो बन जाएगा एडीपी, और यूएमपी बन जाएगा यूडीपी। इस यूडीपी के ऊपर एक और एटीपी लगा दो, दूसरा एटीपी भी एडीपी बन जाएगा, और ये बन जाएगा यूटीपी। अब ये जो यूटीपी है इसके ऊपर एंजाइम काम करेगा सीटीपी सिंथेटेज। आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा, ये कीटो और ये एमिनो है। जो यूरेसिल है वो कीटो है और जो साइटोसिन है वो एमिनो है। तो एमिनो ग्रुप डोनेट करने के लिए ग्लूटामीन आता है, और वो ग्लूटामीन अपना एमिनो ग्रुप देगा। एंजाइम सीटीपी सिंथेटेज जरूर याद रख लेना। ये हो गया पिरिमिडीन का बायोसिंथेसिस। अब न्यूक्लियोटाइड के डिग्रेडेशन की बात करते हैं। न्यूक्लियोटाइड का डिग्रेडेशन, आपको पहले प्यूरिन डिग्रेडेशन समझो, लास्ट में यूरिक एसिड बनाना है। लास्ट में क्या करना है, यूरिक एसिड बनाना। कैसे कैसे डिग्रेडेशन होगा, पहले तो सोचो प्यूरिन कितने टाइप के हैं। एक होता है एडेनिन, एक होता है आइनोसिन, एक होता है जेनथिन, एक होता है ग्वानोसिन। एडेनिन एडिनोसिन के अंदर कन्वर्ट होगा, मतलब जो AMP है ये न्यूक्लियोटाइड है, तो न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम क्या करेगा, इसमें से फॉस्फेट हटा देगा। फॉस्फेट हट जाएगी तो ये बचेगा एडिनोसिन। एडिनोसिन के ऊपर एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम, एडिनोसिन डीएमिनेज ADA, ये इंपॉर्टेंट एंजाइम है, याद रखना, अभी बताऊंगा इसके बारे में। ये एंजाइम एडेनिन को कन्वर्ट कर देगा आइनोसिन में। आइनोसिन तो IMP से भी बन सकता है। आइनोसिन है उसके ऊपर पायरोफोस्फोराइलेज एंजाइम काम करेगा, हाइपोजेंथिन बनेगा। हाइपोजेंथिन जेंथिन में कन्वर्ट होगा। इधर देखो जेंथिन है वो भी आगे फाइनली, जेंथिन न्यूक्लियोटाइड है वो जेंथिन नाइट्रोजन बेस में आएगा कन्वर्ट होके।
ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड है, वो भी ग्वानिन नाइट्रोजन बेस में आ जाएगा। और फाइनली जेंथिन है, उसको जेंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। तो कुल मिलाकर के ये न्यूक्लियोटाइड में प्यूरिन का डिग्रेडेशन है, प्यूरिन ऐसे ही डिग्रेड होती है। अब अगर एडीए में म्यूटेशन हो जाए इस एंजाइम में, जिसपे मैंने इंपॉर्टेंट लगाया है, इस एंजाइम में यदि म्यूटेशन हो जाए तो एक डिजीज होती है जिसका नाम है सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज, स्किड। या तो आपसे ऐसा सवाल पूछा जा सकता है कि जो स्किड डिजीज है वो किससे रिलेटेड है, तो वो प्यूरिन से रिलेटेड है। सीधा एंजाइम का ही नाम पूछ ले, बता दो सीधा कौन से एंजाइम में डिफेक्ट के कारण ऐसा होता है, वो भी पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, ये एक डिजीज याद रखनी है। प्यूरिन की एक साइकिल चलती है और उस साइकिल के अंदर फ्यूमेरेट या फ्यूमेरिक एसिड है वो बनता है। एएमपी है एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। इस एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट से डीएमिनेशन करा दो, डीएमिनेज, इसका एमिनो ग्रुप हटा दो, तो एएमपी बन जाएगा आइनोसिन मोनोफॉस्फेट। आइनोसिन मोनोफॉस्फेट पर एस्पार्टेट और जीटीपी की हेल्प से सक्सिनिक एसिड जोड़ दो, तो एडिनाइलो सक्सीनेट बन जाएगा। और इस पे से सक्सीनेट लाइज लगा दो तो सक्सीनेट टूट के फ्यूमरेट की फॉर्म में निकल जाएगा और एडिनाइलो जो है वो वापस एएमपी बन जाएगा। ये एक साइकिल चलती रहती है जिसमें एस्पार्टेट आता है, जिसे कहते हैं अल्टीमेट फ्यूमरेट डोनेट, फ्यूमरेट डोनर सॉरी, अल्टीमेट फ्यूमरेट का जो कार्बन स्केलेटन है वो कहाँ से आया, वो आया एस्पार्टेट से। एक जो एमिनो ग्रुप निकल गया था वो वापस एमिनो ग्रुप कहाँ से आएगा, वो भी एस्पार्टेट वाला ही आएगा, तो वापस ये एएमपी बन जाता है। ये साइकिल कंटिन्यूअसली चलती रहती है। अभी जो प्यूरिन डिग्रेडेशन के अंदर हमने यूरिक एसिड बनाया था ना, उस यूरिक एसिड को कुछ एनिमल्स हैं वो तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़ सकते हैं, देखो, सम ऑफ द एनिमल्स कैन डिग्रेड यूरिक एसिड। अब बताओ यूरिक एसिड कौन सीक्रेट करता है, आपको पता है जो बर्ड्स होते हैं डेजर्ट वाले एरिया में रहते हैं, वो टाइप के रेप्टाइल्स और इंसेक्ट्स और कुछ प्राइमेट्स हैं, वो यूरिक एसिड रिलीज करते हैं। ठीक है, इनमें यूरिक एसिड बनता है, रिलीज नहीं कराना यहाँ पे, क्योंकि रिलीज करा दोगे तो तोड़ोगे किसको, इसलिए यूरिक एसिड बन गया। ये यूरिक एसिड पे एक एंजाइम काम करता है, यूरेट ऑक्सीडेज। यूरेट ऑक्सीडेज पहली रिंग को तोड़ देता है और ये कंपाउंड बन गया एलेंटोइन। एलेंटोइन कुछ दूसरे मैमल्स में भी बन सकता है। एलेंटोइन को भी तोड़ने के लिए एलेंटोइनेज एंजाइम काम आता है, ये दूसरी रिंग को भी तोड़ देगा तो बनेगा एलेंटोइक एसिड। एलेंटोइक एसिड टीलियोस्ट फिशेस के अंदर बनता है। अब इस एलेंटोइक एसिड पे एलेंटोइकेज एंजाइम काम करता है, तो इससे ये बनता है यूरिया, और यूरिया को अपन भी सीक्रेट करते हैं, और कुछ यूरिया को भी तोड़ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ यूरिएज, जैसे मेराइन इनवर्टिब्रेट्स, तो वो अमोनिया रिलीज करते हैं। हमारे अंदर यहाँ तक के पाथवे चलते हैं, फिर यूरिया हम एक्सक्रीट आउट कर देंगे नाइट्रोजनस वेस्ट की फॉर्म में। और अगर मेराइन इनवर्टिब्रेट्स तक जाएं तो अगला स्टेप और लगेगा, क्योंकि उनमें अमोनिया रिलीज होता है। ये हो गया अपने पास रिगार्डिंग प्यूरिन डिग्रेडेशन। अब एक डिसऑर्डर की बात कर लेते हैं, गॉट। गॉट यूरिक एसिड के एक्यूमुलेशन से बनता है। जॉइंट्स के अंदर जो है वो यूरिक एसिड एक्यूमुलेट होता है, पेन होने लगता है, दर्द होने लगता है। अब इस यूरिक एसिड मतलब इसका ट्रीटमेंट क्या है, यूरिक एसिड एक्यूमुलेट इन जॉइंट्स,
ऑफ बॉडी, और इससे अच्छा खासा पेन होता है। एक बार देखो पीछे यूरिक एसिड कहाँ बन रहा है, और इस यूरिक एसिड को बनाने के लिए कोई एंजाइम जो काम कर रहा हो, जैंथिन ऑक्सीडेज। यदि किसी तरीके से इस जैंथिन ऑक्सीडेज को स्लो करते, पूरा तो नहीं रोकना वरना तो एक्सक्रीशन में दिक्कत आएगी, अगर इसको स्लो कर दे तो यूरिक एसिड कम बनेगा। बस अभी अपने को एक कंपाउंड चाहिए, एक कंपाउंड है जिसका नाम है एलोप्यूरिनोल। कंपाउंड का नाम क्या है, चलो रेड से ही लिख लेते हैं, एलोप्यूरिनोल की जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर सिमिलर होती है, इसकी जो स्ट्रक्चर है एलोप्यूरिनोल की वो मैच करती है जेंथिन के साथ में। स्ट्रक्चर सिमिलर टू जेंथिन, ठीक है। अब आप सोचो कि यदि एलोप्यूरिनोल की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी तो जहां जेंथिन जुड़ सकता है एंजाइम के साथ में ये भी जुड़ पाएगा, और अगर ये जुड़ गया तो कोई दूसरा कंपाउंड बनेगा, यूरिक एसिड नहीं बनेगा। तो गॉट डिजीज का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है आपको मैं शॉर्ट में समझा देता हूं। ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट के लिए क्या किया जाएगा, एलोप्यूरिनोल काम में लिया जाएगा। इस एलोप्यूरिनोल के ऊपर एंजाइम काम करेगा जैंथिन ऑक्सीडेज, जैंथिन ऑक्सी, और ये कन्वर्ट हो जाएगा एलोजेंथिन में, एलोजेंथिन। एलोजेंथिन टाइटली बाउंड करता है टू एंजाइम जैंथिन ऑक्सीडेज, ठीक। और जैंथिन ऑक्सीडेज के साथ में ये टाइटली बाउंड करेगा तो ये काम नहीं कर पाएगा, एंजाइम काम नहीं कर पाएगा, और जब एंजाइम काम नहीं कर पाएगा तो यूरिक एसिड कम बनेगा, और यही हमको चाहिए कि यूरिक एसिड कम बने। तो एलोप्यूरिनोल इस तरीके से काम करता है। फिर अपन समझते हैं कुछ प्यूरिन के डेरिवेटिव्स। प्यूरिन के डिफरेंट टाइप के डेरिवेटिव्स होते हैं, और ये डिफरेंट डिजीजेस को कंट्रोल करने में काम में आते हैं। देखो प्यूरिन जो है वो एक तरीके से सेल साइकिल को इंक्रीज करता है, तो कैंसर कंडीशन हो सकती है, इसलिए ये एंटी कैंसर ड्रग के रूप में भी काम में आते हैं। जैसे एक है 6-मरकेप्टोप्यूरिन। 6-मरकेप्टोप्यूरिन काम आता है टू ट्रीट ल्यूकेमिया। ये ल्यूकेमिया को ट्रीट करने में काम आता है। एक और एजिथियोप्रिन, ये एजिथियोप्रिन किडनी ट्रांसप्लांट में काम आता है, इम्यूनो सप्रेसर के रूप में। इम्यूनो सप्रेसर के रूप में काम आता है। और अब लास्ट में ये जो पायरिमिडीन्स हैं ये कैसे टूटते हैं, तो पायरिमिडीन का जो फाइनल ब्रेकडाउन प्रोडक्ट है वो है मेलोनाइल कोएंजाइम और मिथाइल मेलोनाइल कोएंजाइम। देखो क्या होता है, जो पायरिमिडीन्स है ये पायरिमिडीन्स जब ब्रेक होंगे तो इनके ब्रेक से बनेगा बीटा एलानिन
एंड बीटा एमिनो आइसोब्यूटाइरेट, और ये दोनों मेलोनाइल कोएंजाइम ए एंड मिथाइल मेलोनाइल कोएंजाइम ए, ये इस तरीके से ब्रेक डाउन हो जाता है। तो ये है हमारे पास में न्यूक्लियोटाइड्स की मेटाबॉलिज्म, उनका सिंथेसिस एंड उनका ब्रेकडाउन। थैंक यू।